जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। कौन सी 3 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं? सबसे पहले मैं आपको इसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, दूसरे यूनियन के कर्मचारियों ने वेतन आयोग या फिर सरकार के समक्ष 3.68 फिटमेंट फैक्टर देने की मांग रखी है। जी हाँ दोस्तों, शिव गोपाल मिश्रा जी ने मांग रखी है 2.86 की। लेकिन जो दूसरे कर्मचारी संघ है वो डिमांड कर रहे हैं सरकार से या फिर आयोग से 3.68 फिटमेंट फैक्टर की। तो दोस्तों एक खबर आ रही है फिटमेंट फैक्टर के बारे में। साथ ही साथ कर्मचारी संघों ने बताया है कि फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, किस तरीके से दिया जाता है फिटमेंट फैक्टर। तो दोस्तों एक लेटेस्ट जानकारी मैं आपको दूंगा फिटमेंट फैक्टर के बारे में। फिर दोस्तों अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, पूर्व सैनिकों की डिस्चार्ज बुक में अगर पत्नी की जन्म तिथि गलत है और आधार कार्ड से मैच नहीं कर रही, तो दोस्तों फिर आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आपकी पत्नी की डेट ऑफ बर्थ डिस्चार्ज बुक में गलत है, अगर डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड से मैच नहीं कर रही, तो दोस्तों फिर आपको क्या करना पड़ेगा। एक लेटेस्ट गाइडलाइन मैं आपको समझाऊंगा। फिर दोस्तों अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, 4 दिन बाकी हैं 7 CPC आयोग खत्म होने में। जी दोस्तों, अब दोस्तों सिर्फ 4 से 5 दिन बाकी हैं। दिसंबर का महीना खत्म हो जाएगा और 1/1/2026 से 8 CPC का कार्यकाल शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों अब आपको 2026 से क्या क्या मिलेगा, इसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। तो दोस्तों बस यही 3 जानकारी हैं जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो में आप शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहेगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया काफी पेंशनर्स वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 34%। तो दोस्तों मैं आपसे अपील करता हूं कि जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो पेंशनर्स फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सही जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां, आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो फटाफट सबसे पहले आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। पहली जानकारी है, दूसरे यूनियन के कर्मचारियों ने वेतन आयोग या फिर सरकार के समक्ष 3.68 फिटमेंट फैक्टर देने की मांग रखी है और बताया है कि फिटमेंट फैक्टर क्या होता है और कैसे काम करता है। जी दोस्तों एक छोटी सी रिपोर्ट में आपको समझाऊंगा फिटमेंट फैक्टर के बारे में। सबसे पहले कर्मचारी संघों ने बताया है व्हाट इज फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर क्या होता है? इट इज ए नंबर यूज्ड टू कैलकुलेट हाउ मच सैलरी विल इंक्रीज फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। जी दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर आपकी सैलरी को बढ़ाता है, आपकी पेंशन को बढ़ाता है। यानी फिटमेंट फैक्टर वो गुणक कारक है जिससे आपकी पेंशन सैलरी बढ़ती है। फिर दोस्तों बताया है हाउ डज इट वर्क। अब फिटमेंट फैक्टर कैसे काम करता है, क्या लिखा है इसमें, टेक योर ओल्ड बेसिक सैलरी एंड मल्टीप्लाई इट बाय द फिटमेंट फैक्टर, द रिजल्ट इज योर न्यू सैलरी। जी दोस्तों, यानी दोस्तों जो आपकी ओल्ड सैलरी है या फिर आपकी ओल्ड बेसिक पेंशन है, यानी जो आप अभी ले रहे हैं बेसिक पेंशन, उसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 CPC के फिटमेंट फैक्टर के साथ। जो वैल्यू आएगी वो आपकी नई पेंशन होगी, नए वेतन आयोग की। तो दोस्तों इन्होंने बताया कि किस तरीके से फिटमेंट फैक्टर काम करता है। फिर क्या लिखा है, इन द 7th पे कमीशन द फिटमेंट फैक्टर वॉज 2.57। 7 CPC का फिटमेंट फैक्टर था 2.57। दिस मीन्स द न्यू सैलरी बिकेम 2.57 टाइम्स द ओल्ड सैलरी। जी दोस्तों, यानी जो आपकी ओल्ड बेसिक है उसको कन्वर्ट कर दिया फिटमेंट फैक्टर ने 2.57 ने एक नई बेसिक में। तो दोस्तों इस तरीके से इन्होंने फिटमेंट फैक्टर के बारे में बताया। अब दोस्तों नीचे देखिए, फॉर्मूला फॉर न्यू सैलरी। जी दोस्तों, अब फॉर्मूला क्या है, न्यू सैलरी इक्वल टू ओल्ड बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई फिटमेंट फैक्टर। जी दोस्तों ये फॉर्मूला है आपकी पेंशन निकालने का या फिर सैलरी निकालने का। जैसे दोस्तों किसी की बेसिक है सिपाही की 20,400
63 OROP3 की। अब मल्टीप्लाई कर देंगे फिटमेंट फैक्टर के साथ, जो भी दोस्तों 8 CPC में भारत सरकार देगी। जैसे कि दोस्तों 5th CPC में या फिर 6th CPC में जो आपकी बेसिक थी वो मल्टीप्लाई कर दी थी फिटमेंट फैक्टर के साथ, और दोस्तों फिर आपकी नई बेसिक बन गई थी। जैसे कि 2.57 आपको दिया गया। एक नायक की पहले पेंशन थी 7170, फिर इसे मल्टीप्लाई कर दिया गया 2.57 से। तो दोस्तों यही फॉर्मूला यहां पे समझा रखा है कि किस तरीके से फिटमेंट फैक्टर लगाते हैं और आपकी पेंशन या फिर सैलरी निकाली जाती है। फिर दोस्तों नीचे क्या लिखा है, लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल। अब दोस्तों यहां पे एग्जाम्पल के साथ समझाया, जैसा कि दोस्तों मैंने यहां पे समझाया। सुपोज एन एम्प्लॉय ओल्ड बेसिक सैलरी इज 10,000। अगर किसी कर्मचारी की ओल्ड बेसिक है, पुरानी बेसिक है 10,000, तो दोस्तों 10,000 का मल्टीप्लाई कर देंगे फिटमेंट फैक्टर 2.57 के साथ। एक एग्जाम्पल समझा है, तो यानी 10,000 मल्टीप्लाई 2.57, तो दोस्तों नई सैलरी होगी 25,700। और दोस्तों इस पर DADR अलग से कैलकुलेट होता है। तो दोस्तों ये जानकारी थी कि फिटमेंट फैक्टर किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। अब दोस्तों नीचे क्या लिखा है, व्हाट अबाउट 8th पे कमीशन। अब 8th पे कमीशन के बारे में क्या राय है। एम्प्लॉय यूनियन आर डिमांडिंग ए फिटमेंट फैक्टर 2.86 टू 3.68। जो दोस्तों जो कर्मचारी संघ है वो डिमांड कर रहे हैं 2.86 से 3.68 के बीच में। जो शिव गोपाल मिश्रा जी हैं वो डिमांड कर रहे हैं 2.86 की, और जो दूसरे लीडर्स हैं कर्मचारी संघ हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि सरकार फिटमेंट फैक्टर दे 3.68। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी डिमांड है, क्योंकि DADR के रेट के हिसाब से आपका फिटमेंट फैक्टर 2 से नीचे बन रहा है, लेकिन कर्मचारी संघों की डिमांड है कि फिटमेंट फैक्टर 2.86 से लेके 3.68 के बीच में दिया जाए। दोस्तों ये मुश्किल है, जी हाँ दोस्तों ये बहुत ही मुश्किल है कि सरकार इतना फिटमेंट फैक्टर दे पाएगी। 2 फिटमेंट फैक्टर मिल जाए वो भी कहीं ना कहीं काफी होगा, जिस हिसाब से DADR की कैलकुलेशन है 1/1/2026 से। बाकी दोस्तों आपकी अपनी राय क्या है, आप कमेंट में जरूर बताएगा। यूनियंस डिमांड, द नेशनल काउंसिल ऑफ JCM शिव गोपाल मिश्रा जी इज डिमांडिंग एट लीस्ट 2.86। शिव गोपाल मिश्रा जी मांग रहे हैं 2.86 फिटमेंट फैक्टर। सम यूनियंस आर इवन डिमांडिंग 3.68। जो दूसरे यूनियंस हैं वो डिमांड कर रहे हैं 3.68 फिटमेंट फैक्टर की। दोस्तों 3.68 फिटमेंट फैक्टर तो बहुत ज्यादा फिटमेंट फैक्टर है। इसके पीछे एलॉगरिथम क्या कहता है, लॉजिक क्या कहता है, ये देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों दूसरे जो संगठन है वो मांग रहे हैं 3.68। अब क्या गवर्नमेंट 3.68 देगी या फिर वेतन आयोग 3.68 की रिपोर्ट बनाएगा 8 CPC में फिटमेंट फैक्टर की, ये देखने वाली बात होगी। इफ फिटमेंट फैक्टर बिकम 2.86, अगर दोस्तों फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है जैसे कि शिव गोपाल मिश्रा डिमांड कर रहे हैं, तो दोस्तों क्या होगा, मिनिमम बेसिक सैलरी विल इंक्रीज फ्रॉम 18,000 टू 51,480, 51,480। अगर 2.86 फिटमेंट फैक्टर आपको मिल जाता है तो दोस्तों आपकी मिनिमम पे इंक्रीज हो जाएगी 18,000 से बढ़कर 51,480। तो दोस्तों 2.86 फिटमेंट फैक्टर अगर मिल जाए तो फिर बल्ले बल्ले हो जाएगी, खुशखबरी हो जाएगी। लेकिन देखने वाली बात होगी क्या इतना फिटमेंट फैक्टर सरकार देगी, वेतन आयोग देगा, कमेंट में आप जरूर बताइएगा। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है पूर्व सैनिकों की डिस्चार्ज बुक में पत्नी की जन्म तिथि अगर गलत है और आधार कार्ड से मैच नहीं कर रही, तो दोस्तों फिर आपको क्या करना पड़ेगा। अब दोस्तों दिक्कतें क्या क्या आ रही हैं। अगर डिस्चार्ज बुक में जन्म तिथि गलत है पत्नी की, तो दोस्तों फिर दिक्कतें क्या आ रही हैं, प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, जैसे कि जिससे ECHS कार्ड प्राप्त करने में दिक्कत हो रही है या फिर ECHS की सुविधाएं लेने में दिक्कत हो रही है। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, आधार कार्ड में जन्म तिथि बदलवा लीजिए, ये आसान है। जो दोस्तों डिस्चार्ज बुक में या फिर PPO में जन्म तिथि को सही कराना इतना आसान नहीं है, पापड़ बेलने पड़ते हैं, पापड़ जन्म तिथि सही कराने के लिए। इसलिए मैं आपको गाइड करूंगा कि आप डिस्चार्ज बुक में जन्म तिथि ना बदलवाएं, आप डायरेक्ट
डिस्चार्ज बुक में लिखी जन्म तिथि के आधार पे आधार कार्ड में जन्म तिथि को सुधार लीजिए अपनी पत्नी की। एक बार फिर से सुन लीजिए, डिस्चार्ज बुक में पत्नी की जन्म तिथि गलत है, तो डिस्चार्ज बुक में आप करेक्शन ना करवा के डिस्चार्ज बुक में लिखी जन्म तिथि के आधार पे आप आधार कार्ड में करेक्शन करवा लीजिए। जो आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है उसमें करेक्शन आप करवा लीजिए, नहीं तो दोस्तों आपको फिर प्रॉब्लम हो सकती है ईसीएचएस से जुड़ी, क्योंकि डिस्चार्ज बुक में या फिर पीपीओ में जन्म तिथि को ठीक कराना इतना आसान काम नहीं है। कितने महीने लग जाते हैं, कितने साल लग जाते हैं। इसलिए मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप आधार कार्ड में चेंज करवाइए, आधार कार्ड में आप करेक्शन करवा लीजिए डिस्चार्ज बुक में लिखी जन्म तिथि के अनुसार। चलते अगली जानकारी की तरफ। 4 दिन बाकी हैं 7 सीपीसी आयोग खत्म होने में। जी हां दोस्तों, 7 सीपीसी का कार्यकाल पूरा खत्म हो जाएगा 31/12/2025 को। हालांकि उसके बाद भी आपको 7 सीपीसी की पेंशन मिलती रहेगी जब तक कि 8 सीपीसी लागू नहीं होगा। लेकिन कागजों में 7 सीपीसी समाप्त हो रहा है 31/12/2025 को। 1 जनवरी 2026 से 8 सीपीसी का कार्यकाल शुरू हो जाएगा। 8 सीपीसी कब से लागू है? 1/1/2026 से। क्या क्या मिलेगा पेंशनर्स को और कर्मचारियों को 2026 में? जी हां दोस्तों, नए साल में 2026 में आपको क्या क्या मिलेगा, थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। सबसे पहला दोस्तों 2026 में क्या होगा? बजट मिलेगा फरवरी 2026 में। जी हां दोस्तों, सबसे पहले वित्त मंत्री जी 1 फरवरी 2026 को बजट पेश करेंगी फरवरी में। अब बजट में आपको क्या मिलेगा जरा ये भी मैं आपको समझा देता हूं। पेंशनर्स और कर्मचारियों से संबंधित कुछ नहीं होगा। जी हां दोस्तों, पेंशनर्स और कर्मचारियों से संबंधित कुछ नहीं होगा ज्यादा बजट में। ज्यादा ऐलान पेंशनर से संबंधित, कर्मचारियों से संबंधित नहीं होगा। टैक्स पेयर्स को बचत। जी हां दोस्तों, कुछ घोषणाएं टैक्स से संबंधित हो सकती हैं, स्लैब से संबंधित हो सकती हैं। टैक्स स्लैब को आकर्षक बनाना। ओल्ड टैक्स रिजाइम को सरकार शायद खत्म करे। जी हां दोस्तों, जो ओल्ड टैक्स रिजाइम है उसको सरकार खत्म कर सकती है। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि सरकार इतनी जल्दी ओल्ड टैक्स रिजाइम को खत्म नहीं करेगी। अभी ओल्ड टैक्स रिजाइम भी चलेगा और न्यू टैक्स रिजाइम भी आगे चलता रहेगा। लेकिन टैक्स से संबंधित कुछ घोषणाएं हो सकती हैं स्लैब से जुड़ी, क्योंकि पिछले साल तो लिमिट बढ़ाई है, टैक्स में आपको छूट मिली है, सीधा 12 लाख तक की इनकम पर आपको छूट मिली है। तो दोस्तों कुछ चीजें टैक्स से संबंधित घोषणाएं हो सकती हैं, टैक्स से रिलेटेड। फिर दोस्तों जनवरी 2026 से DADR 60%। जी हां दोस्तों, फिर दोस्तों आपको फायदा मिलेगा DADR का, जो हर एक 6 महीने में मिलता है। इससे ज्यादा की उम्मीद आप मत करिए। जनवरी 2026 से DADR आपको मिलेगा 60%। अभी से लिख लीजिए, 60% आपको मिलेगा, जिसकी घोषणा होगी मार्च अप्रैल के बीच में। जनवरी 2026 से जो भी आपका DADR होगा 60% होगा, तो उसकी घोषणा सरकार करेगी मार्च और अप्रैल के बीच में। फिर दोस्तों जुलाई 2026 से आपका DADR होगा 63% के आसपास, या तो 2% की बढ़ोतरी, या फिर 3 की, या फिर 4% की बढ़ोतरी। और इसकी घोषणा भी अक्टूबर नवंबर के बीच होगी। तो दोस्तों 2026 के नए साल में ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला, ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। 2026 का साल भी ऐसे ही बीत जाएगा जैसे कि 2025 का बीता, और कुछ नहीं मिलेगा। फिलहाल 2026 में 8 सीपीसी नहीं मिलेगा। जी दोस्तों, इसकी जानकारी मैंने आपको बहुत पहले दे दी है। 8 सीपीसी का फायदा आपको 2027 और 28 के बीच में मिलेगा। 2026 में 8 सीपीसी का फायदा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों 2026 का साल भी कहीं ना कहीं ऐसे ही चला जाएगा। लेकिन दोस्तों देखेंगे फिर भी कि इसके अलावा क्या सरकार और कुछ देती है या फिर कुछ नहीं देती। बाकी दोस्तों आप नीचे कमेंट करके बताइए कि जो नया साल आने वाला है, 2026 आने वाला है, तो नए साल में आपको क्या उम्मीद है, सरकार आपको क्या देगी, जरा कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारियां जो मैं आपके लिए लेके आया था। बिल्कुल सही जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां हैं। ऐसी जानकारियां आपको आगे भी मिलती रहेंगी। तो सारी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं,
चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।